सभी भाइयों को जय माता दी, जय सिया राम। एक बार आप सभी भाई लोग इस लाइव से जुड़ जाइए और हमारी बात सभी भाइयों तक पहुंचाने के लिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस लाइव को जैसे ही आप देखना चालू करें तो पहले शेयर करें, ताकि हमारे सभी भाइयों तक जब हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कम से कम वो बात इस लाइव के माध्यम से पहुंच पाए, क्योंकि सभी भाई लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो 3 महीने का समय दिया था वो पूरा हो गया। उसके बावजूद भी सरकार का कोई सकारात्मक निर्णय हमारे पक्ष में नहीं रहा। 18 सूत्री मांगों पर जब हमारा आंदोलन चल रहा था तब उनने सहमति दर्ज करवाई थी, तो उन सभी बातों को लेकर आप सबके बीच में लाइव हैं। सारी बात सभी तक पहुंचानी है, इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि पहले सभी इस लाइव से जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अपने सभी भाइयों तक पहुंच सके। सभी भाइयों को एक बार फिर से जय सिया राम। आप सबको पता है कि हमने 8 जनवरी को हमारा आंदोलन की शुरुआत करी थी। 8 जनवरी के दिन हम सब जम्बूरी मैदान में पहुंच चुके थे, जो कि हमारी पूर्व निर्धारित तारीख थी कि 8 जनवरी को हम सब भोपाल के जम्बूरी मैदान में उपस्थित रहेंगे। कुछ भाई, बहुत सारे भाई 7 तारीख से ही आना चालू हो गए थे। 8 तारीख से हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी और 7 तारीख से ही मैं शेलुदा और सब जो लोग हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो 7 तारीख से ही भूख हड़ताल हमारी चालू थी। 7 से 11 तक हमारी भूख हड़ताल चली। सरकार ने कई बार वार्तालाप हमसे करी। इस बीच सरकार ने जब हमारे पास संदेश पहुंचाया कि आप चाहते क्या हो, तो हमने कहा कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करिए। तब सरकार ने 22 सूत्री मांगों में से 18 सूत्री मांगों पर सहमति बनाई। बाद में एक मांग को रेट किया गया जो 19 सूत्री मांगे हो गई, जब हम दोबारा जो कमेटी बना के मिलने गए तब। तो 18 सूत्री मांगों पर लिखित में आप हम सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अरविंद सिंह जी भदौरिया ने वहां आकर कहा कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है और मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आपकी बातों को पूरा करना चाहते हैं। आप हमारे परिवार के लोग हैं और हम आपकी बात को सुनेंगे और पूरा करेंगे। तब उनने हमें लिखित में आश्वासन दिया और कहा कि आपकी 18 सूत्री मांगों को पूरा किया जाएगा, आपकी कमेटी बनाई जाएगी। तब हमने जाकर उस आंदोलन को समाप्त किया, क्योंकि हमारा मकसद था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। इसी वजह से वो आंदोलन था। और जब कोई सरकार सामने से चलकर आती है और कहती है कि हम आपकी बातों को मान रहे हैं, पूरा करने के लिए तैयार है, तब हम जब आंदोलन कर रहे थे सारे, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि कोई सरकार आगे से चल के हमारे सामने आती है या बात करती है तो हमें उनकी बात मानना चाहिए और उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तब हमने उनकी बात को स्वीकारा। उनने हमें लिखित में दिया। उनने हमें कहा कि 2 महीने का हमें समय चाहिए इन मांगों को पूरा करने के लिए। तब हमने उन्हें 2 महीने का समय दिया और 1 महीने का समय हमारी तरफ से दिया कि यदि इससे 2 महीने के बीच यदि पूरी नहीं होती है तो 1 महीना हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इन 3 महीनों में भी आप हमारी बातों को पूरा कर देना। कहीं विपक्षी दल के नेता भी उस आंदोलन में शामिल होना चाह रहे थे। बार बार कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बार बार उनके संदेश आ रहे थे कि हम आपके आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, पर हमारा कतई ये इरादा नहीं था कि इस आंदोलन को राजनीतिकरण किया जाए या किसी राजनीतिक दल को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि आप और हम हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और हर उस व्यक्ति के हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे जो इन मांगों में कहीं ना कहीं फिट बैठता है। पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आंदोलन था, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर एक आम व्यक्ति की समस्या है। भले वो भारतीय जनता पार्टी में काम करता हो, कांग्रेस में काम करता हो या किसी अन्य दल में हो। ये किसी दल का आंदोलन नहीं था, ये सर्वदल के जितने भी लोग हैं उनका आंदोलन था। उन सभी मांगों को लेकर, चाहे वो किसानों की मांगे हो, चाहे विद्यार्थियों की मांगे हो या चाहे किसी भी वर्ग की मांग हो, हमने सारे मांगों को सम्मिलित किया
और इस लड़ाई को हमने आखिरी दम तक लड़ा। सरकार ने आके हमसे कहा कि हम आपकी मांगें पूरी करते हैं, आपको 2 महीने में हम रिजल्ट देंगे, 2 महीने में आपकी 18 मांगों को लागू करेंगे। 2 महीने में खाली एक मीटिंग हुई, इसमें हमारी कोर कमेटी बन के गई। हमने हमारा फिर से प्रस्ताव 18 की जगह 19 सूत्री मांगों का रखा, जिसमें एक सैनिकों का 10% जो आरक्षण था उस मांग को उसमें उन्होंने सम्मिलित नहीं किया था। तो हमने उनको बताया कि दूसरे प्रदेशों में भी 10% आरक्षण जो फौज के सैनिक है, जब वो रिटायर होकर आते हैं तो यहाँ सेवाएं या सरकारी सेवा में आवेदन करते हैं तो उनको 10% आरक्षण अलग से मिलता था। यहाँ भी उसको हटा दिया गया है मध्य प्रदेश में। दूसरे प्रदेशों में मिलता था, तब इसको भी सम्मिलित करो, तब उसको भी हमने सम्मिलित करवाया था और वहाँ बैठक हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि हम इसको जल्द से जल्द लागू कर देंगे। उसके बाद से अभी तक कोई जवाब नहीं, कोई बैठक नहीं और कोई भी मांग, एक भी मांग 18 या 19 सूत्री मांगों में से एक भी मांग वो पूरी नहीं कर पाए। सरकार ने कहीं ना कहीं आप और हमारे साथ लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। जो लाखों लोग यहाँ ग्राउंड में थे, जो हमारे साथ उपस्थित थे, उनके साथ भी विश्वासघात हुआ है और जो उनके परिवार के लोग घर बैठे थे उनके साथ भी विश्वासघात हुआ है। आप और हमने पूरी ईमानदारी से हमारी लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छल पूर्वक उस आंदोलन को समाप्त किया। जब उनने हमारी बातें मांगी तो हमें स्वतः ही आंदोलन समाप्त करना था, क्योंकि वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था जो किसी पार्टी या प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के लिए था। वो आंदोलन हमारे हक अधिकारों के लिए था। और जब हमारे हक अधिकारों को कोई पार्टी मान रही है, उनको पूरा करने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। पर हमने उस दिन भी कहा था कि ये आंदोलन समाप्त नहीं है, ये इस आंदोलन के जरिए पूरे देश में क्रांति की शुरुआत है और वो क्रांति की शुरुआत उसी दिन हो गई थी आपके वादा खिलाफी के खिलाफ। अब हम हर विधानसभा स्तर पर मोर्चा खोलेंगे और आपके नेताओं को उसका जवाब देना पड़ेगा कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात क्यों किया गया। ऐसा था, आपको बातें नहीं माननी थी, बातें पूरी नहीं करनी थी, तो उस दिन आपको आके लिखित में नहीं देना था कि अब हम आपकी बातों को मान रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आंदोलन चलता रहता, चाहे उसका परिणाम कुछ भी होता। हमारा आंदोलन भी शांतिपूर्ण था, न उसमें कोई उपद्रव हुआ, न कोई किसी व्यक्ति को परेशानी हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे साथ छल किया है, आप और हम सबके साथ छल किया है, हर वर्ग के साथ छल किया है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जातिगत आंदोलन बनाने की भी कोशिश की गई है। जातियों से जातियों को लड़ाने की भी कोशिश की गई है और आपको और हमको सावधान रहना है इन दोगली पार्टियों से, जो आम जन की बात न सुनते हुए उनको आपस में लड़ाने का काम करती है। आप और हमने, सर्व समाज ने मिलकर ये आंदोलन खड़ा किया था और आप और हम सर्व समाज मिलकर ही इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये आपस में लड़े। हम आपस में लड़ने वाले नहीं हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमने उसी दिन कह दिया था कि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है और यदि सरकार खुद चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाया जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और सरकार ने खुद ये निर्णय हमें लेने पर मजबूर किया है कि जब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप हमसे वादा करके गए थे कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे और आपने हमारी मांगें पूरी नहीं करी, तो अब आपने खुद ने ही ये हमें बताया है कि आप व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। और आपने खुद ने ये हमें मजबूर किया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को अब सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाएंगे और सत्ता परिवर्तन करके आपको जवाब देंगे कि जो आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है उसका जवाब ये है। वहाँ हर एक स्वाभिमानी व्यक्ति आया था, उसको पता है कि ये किसी जाति या किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन सर्व समाज और सर्व हितों का था। क्षत्रिय समाज ने हमेशा से सर्व समाज और 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ी है और उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। हम पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे और अब हम जल्द विधानसभा वाइज हमारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे। और मेरे लाइव के माध्यम से जितने भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमें अब सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि आप और हमारे साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने हमारा कोई सहयोग कर दिया या कोई मदद कर दी है। यदि कांग्रेस भी हमारी बातों से सहमत नहीं होगी, कांग्रेस भी यदि हमारी बातों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी, या वो अपने घोषणा पत्र में ये बातें नहीं रखेगी, या वो हमारे से कमेंटमेंट नहीं करेगी कि हम इसको पूरा करेंगे, तो हम उसके साथ भी नहीं जाएंगे। हम इतने कमजोर नहीं है कि अपना दल बना के खुद मैदान में उतर सके। इतने कमजोर नहीं है हम कि अपना दल बना के विधानसभा चुनाव में नहीं उतर सके। यदि कोई
पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमारी बातों से सहमत नहीं होती है तो हम अपना दल बना के भी उतरेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि विश्वासघात का नतीजा क्या होता है। जनता का भरोसा किस पर है, ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे। आपने जो विश्वासघात किया है उसका परिणाम क्या आता है, ये आपको चुनाव के परिणामों से पता चलेगा। लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का जो नतीजा आपको भुगतना है वो आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि दिख रहा है, या आप खुद नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार में आए। यदि आपको थोड़ा सा भी एहसास होता तो अपने लोगों की बातों को सुना जाता, अपने लोगों की बातों को पूरा किया जाता। पर आपने 18 सूत्री मांगों में से एक भी मांग को पूरा नहीं किया। किस लिए आप आए थे वहां? किस लिए आपने वहां आकर हमें लिखित में दिया कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे? जो हमारे कोरोना काल में जो भाई जिन्होंने सेवाएं दी फ्रंट लाइन में आके, क्या उनकी मांगे नाजायज थी? क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या अतिथि शिक्षक जो इतने सालों से स्कूलों में पढ़ा रहा है, क्या उसका नियमितीकरण नहीं होना चाहिए? क्या सहायक सचिव जो इतने सालों से सेवा दे रहा है अपनी, उसको डेली वेतन भोग पर रखा गया है? रोज की रोज तनख्वाह मिलेगी आपको, क्या उसको स्थायी होने का अधिकार नहीं है? क्या उसको स्थायी नहीं करना चाहिए? क्या जितने 51,000 पद जो बाकी चल रहे हैं और 1.25 लाख पद बाकी हैं, तो उनमें उन 51,000 पदों की भर्तियां नहीं होना चाहिए? उनकी क्या गलती है? क्यों निकाली आपने भर्ती? आपने भर्ती निकाली तब उनने भर्ती दी और उसमें वो क्वालिफाइड हुए। क्वालिफाइड होने के बाद भी यदि उनको नौकरी नहीं मिलती है तो आप उन जो बेरोजगार युवा है उनके साथ भी आपने छल किया है। और मुझे कहने में कतई शर्म नहीं है कि आपने मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति के साथ छल किया है। हम क्या मांग रहे हैं? हम यही तो मांग रहे हैं आपसे कि किसानों की फसलों के दाम सही हो। घोड़ा रोज की समस्या आज हर एक व्यक्ति के साथ है। हर किसान घोड़ा रोज और जंगली सुअर से प्रताड़ित है। उसकी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग, और फसलों के अलावा कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप जानकारी लीजिए उसकी कि कई एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं जो घोड़ा रोज की वजह से होते हैं और उनकी वजह से कई परिवार अपने घर के लोगों को खो देता है। पर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई नेता का बेटा नहीं मर रहा है। कोई नेता का बेटा खेती नहीं कर रहा है जो उसको परेशानी होगी। आम आदमी, आम परिवार खेती करता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप और हम सबको मिलकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ना है, और आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी हमारी विजय होगी। हमने उस दिन भी कहा था कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं करेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी कसम खाइए कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अब हम हमारा विकल्प खुद बनाएंगे। यदि जो पार्टियां उतरती है वो हमारे बातों को साथ में लेके चुनाव लड़ती है, जो 18 सूत्री मांगों पर, 19 सूत्री मांगों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सहमति बनाई थी, उन्हीं मांगों को लेकर भी यदि कोई दल मैदान में उतरता है तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और अपने लोगों को भी विधानसभा तक भेजेंगे। हम चाहते थे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही इन बातों को पूरा करें। हमें राजनीति का कोई शौक नहीं है। हमने इसीलिए आपको समय दिया, वरना हम वहां से रैली करके आ जाते और आपके खिलाफ माहौल बनाते रहते। हमने आपका इंतजार करा 3 महीने कि आज नहीं तो कल हमारी बातें पूरी होगी, आज नहीं तो कल हमारी बातें पूरी होगी। आपने लगातार छल ही करा है। मुख्यमंत्री जी ने पहले, इनके एक मंत्री मीडिया के सामने आते हैं, बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी को जो गाली दी गई है वो गलत है, करणी सेना के मुखिया को माफी मांगना चाहिए। मैं कोई मुखिया नहीं हूं, पर मैं उसका जवाबदार परिवार का सदस्य हूं। तो मैंने जवाबदारी ली। मैंने कहा कि यदि हमारे भाई से गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं हम, और उनको ऐसी गाली नहीं देना थी। किसी की माँ बहन को हम बीच में नहीं लाते हैं, और यदि किसी ने गाली दी है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, हमने माफ कर दिया बच्चों से जो गलती हुई, और वो हमारा भाई 2.5 महीने जेल काट के गया।
हमने 17 जगह से जमानत कराई उसकी, तब जाके वो बाहर हुआ है। इसको माफ़ी कहते हैं। हमें तो वहीं से समझ में आ रहा था कि जब हम वहाँ से आए तो हमारे साथियों को जिला बदर किया जा रहा है, कई हमारे साथियों को जेलों में डाला जा रहा है। जिनने पुतला दहन करा, दूसरे वीडियो डाल के बता के एडिट कर करके उनको उनके ऊपर मुकदमे थोपे गए कि इनने भी शिवराज सिंह जी को गाली दी और उनको भी अंदर डाला गया। जो लोग हमारे साथ आंदोलन में यहाँ थे 11 तारीख को लाइव में दिख रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी महतपुर थाने में मुकदमे बन गए कि इनने यहाँ पुतला दहन करा और उनने गालियां दी। उसी दिन से हमको समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हो रहा है, पर हम ये सोचते रहे कि नहीं, मुसीबतें कितनी भी आएगी पर उनको जीवान दी है, उनके साथ हर मुसीबत झेल जाएंगे, पर अपनी बातों को पूरा कराने के लिए, यदि उन्हें पूरा करने के लिए कहा है और हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ी मांगेंगे, उनके सामने झुकेंगे, पर हमारी बातों को पूरा कराएंगे। हम इसलिए नहीं झुक रहे थे कि आपसे डरते हैं हम या मुकदमों से डरते हैं, ना हमें मौत का डर है ना मुकदमों का। जितने हो अब भी खुले हो, लगा लेना, और मरवाना हो तो भी खुले घूमते, कोई गनमैन नहीं रखते साथ में, मरवा देना। पर हम हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होगी तब तक हम झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। आप सोचते हो चंद मुकदमे लगाने से या हमें मौत की धमकियां दिलवाने से आप हमें इस आंदोलन से अलग कर दोगे, हमारे लोगों की बातें रखने से अलग कर दोगे? हम हमारे लोगों की बातों को रखेंगे भी सही और उनके लिए लड़ेंगे भी सही। हमारा हर एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है, आपने जितने को जिला बदर किया है ना, वो उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपके खिलाफ लड़ेंगे, आपकी तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जितने लोगों पे आपने मुकदमे बनाए ना, आप क्या सोच रहे हो मुकदमे होने के बाद वो डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे? आप मुकदमे बनाकर यह एहसास दिला रहे हो कि लोकतंत्र आप खत्म करने की कगार पे हो। क्या हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं? आप हमारी परमिशन निरस्त कर देते हो। हमें पता है आगे भी हम आपके पास परमिशन लेने आएंगे, आप हमको दोगे नहीं, तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? हम पीछे हटने वाले नहीं है। यदि हमें रोका गया तो कोई विधायक भी उसकी विधानसभा क्षेत्र में घूम नहीं पाएगा। हम उन्हें रोकेंगे, आप हमें रोकोगे, हमारे लोग उन्हें रोकेंगे, पर लोकतांत्रिक तरीके से ही रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई उपद्रव करेंगे। आप डराना धमकाना, आप सरकार का और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हमें डराओगे, दबाओगे, धमकाओगे, हमें कई झूठे केसों में फंसाओगे, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे। पहले भी आपने बहुत सारी चीजें करके देख ली, आगे भी करके देख लेना। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि यदि आप तैयार हैं तो तैयारी शुरू करें इनको जवाब देने की। इनसे पूछे आए आपके यहाँ तो कि आपने ये विश्वासघात क्यों किया। जब 18 सूत्री मांगों पर आपके मंत्री ने सहमति कराई, उसका वीडियो भी है आपके पास, सारे लाइव डाले गए थे। उस समय वो आए थे, उनने जो बोला वो भी वीडियो लाइव है, उनके द्वारा दिया गया लेटर भी है, सारी चीजें हैं हमारे पास, वो भी फेसबुक पे डाल चुके हैं हम और डाल देंगे। उनको लेके बताना कि आप के मुख्यमंत्री जी ने विश्वासघात क्यों किया, आपके मंत्रियों ने विश्वासघात क्यों किया। और इस अंगूठे की ताकत बताना। हमें उपद्रव करके इनको बाहर नहीं करना है, हमें इस लोकतंत्र में इस अंगूठे की ताकत को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसका उपयोग सही करना पड़ेगा। इस बार वोट धर्म जाति पर नहीं होगा, इस बार वोट होगा रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। इस बार वोट होगा तानाशाही सरकार के खिलाफ। इस बार वोट होगा सरकार के विश्वासघात के खिलाफ। स्वाभिमानी लोगों के साथ जो आपने खिलवाड़ करा है, जो छल करा है, उस छल का जवाब आपको मिलेगा। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है तो उसके खिलाफ वोट भी करना पड़ेगा। और जो दल हमारी बात मानता है, हमारे साथ, हमारे मुद्दों के साथ लड़ना चाहता है, वो भी आए। यदि
हमारे मुद्दों के साथ वो लड़े तो हम उनके साथ तैयार है। यदि कोई दल हमारे साथ नहीं आया तो हम हमारा दल बनाकर भी उतरेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। और जनता और भगवान साक्षी है इस बात का, बालाजी महाराज साक्षी है कि छल किस प्रकार का हुआ है हमारे साथ, किस प्रकार का धोखा हुआ है। गौ माता का राष्ट्र माता घोषित करना था, वो भी मुद्दा था। गौशालाओं में जो 20 रुपए आते थे आपने 5 रुपए कर दिए, हमने कहा था 20 रुपए वापस कर दो। गौ माता और राम के नाम पे खाली वोट मांगने आते हो आप, काम कभी नहीं करते। और भगवान राम, बालाजी महाराज इस बात के साक्षी है कि आपने जो छल किया है उसका जवाब भगवान भी देगा आपको। आपके नीति में ही खोट है। हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है, सर्व समाज को साथ में मिलकर लड़ना है। और आप एक बात याद रखना, जाति के नाम पे आपको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जाएगी, पर आप आपके मुद्दों पर अडिग रहना कि हमारे मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, हम जाति धर्म के लिए नहीं लड़ रहे। हमारे उस गरीब के लिए लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं वास्तविक योजनाओं से वंचित है। संविधान में भी लिखा है शोषित, वंचित और पीड़ित को आरक्षण का लाभ मिले। तो शोषित वंचित में कोई जाति नहीं होती है। हम भी तो यही बोल रहे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण करो। और शोषित वंचित की कोई जाति नहीं होती है। शोषित, वंचित और पीड़ित, उसमें कहीं जात का उल्लेख नहीं है। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि हमारे में भी लोग शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, चाहे वो जनरल से आता हो, ओबीसी से आता हो या एसटी एससी से आता हो। जो शोषित, वंचित, पीड़ित है उसको उसका अधिकार मिले, जो गरीब है उसको उसका अधिकार मिले। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमें सब भाइयों को साथ में लेके हमारी लड़ाई जिस प्रकार पहले लड़ रहे थे उस प्रकार से लड़ना है। और जो भी तारीख होगी हम सब बैठ के उस तारीख की भी घोषणा करेंगे कि इस तारीख को हम वहाँ इकट्ठे होंगे। जो भी कार्यक्रम की तारीख तय होती है, या हमें विधानसभा वाइज करना है, अभी हम वापस कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे कि विधानसभा वाइज से भी बैठ के लेंगे, विधानसभा वाइज भी हम घूमेंगे। आप और हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है। छोटी मोटी नाराजगियाँ होती हैं, उन सबको आपसी मनमुटाव को दूर करना और काम पे लगना, क्योंकि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो असत्य, अधर्म और अन्याय के खिलाफ है। तो हमें असत्य, अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे भाइयों के फ़ोन भी आते हैं, आप वहाँ शादी में नहीं आए, वहाँ नहीं आए, वहाँ नहीं आए। मैं वैसे भी बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरे आज भी मैं लाइव आया हूँ, आपको पता है मैं फ़ोन भी बहुत कम उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सिर है वो दर्द कर रहा है भयंकर पिछले 15-20 दिनों से। पहले 8 तारीख के बाद से लगातार सिर दर्द की समस्या है। डॉक्टर ने भी मोबाइल से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है, पर फिर भी कोशिश करता हूं कि जितने अटेंड हो जाए दूर से फ़ोन लाउड स्पीकर पे करके भी मैं उठाने की कोशिश करता हूं। जब ज़्यादा परेशानी होती तो नहीं उठा पाता हूं। तो जिसको भी जो भी इमरजेंसी कोई बात करनी हो, कुछ हो, तो ही फ़ोन लगाए। बार बार फ़ोन आने की वजह से मेरी स्थिति ख़राब हो रही है दिनों दिन। डॉक्टर ने मोबाइल से दूरी रखने के लिए कहा है, तो अभी वापस 7-8 दिन में जाऊंगा मैं। और इसी बीमारी के चलते, और मेरे दादी साहब की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैं बहुत सारी शादियों में नहीं उपस्थित हो पाया, बहुत सारे कार्यक्रमों में नहीं उपस्थित हो पाया। उसके लिए भी क्षमा याचना है। पर हमारी लड़ाई जो है, उस लड़ाई के लिए आप सबको आना है, उस लड़ाई में आप सबको सम्मिलित होना है। एक बात याद रखना कि बलिदान देने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम देंगे। आप पे किसी पे आँच नहीं आना देंगे। पिछला आंदोलन भी आपने देखा है, शांतिपूर्ण तरीके से किया था, आप पे कोई आँच नहीं आएगी। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम जिस क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, जिस क्रांति को लेकर हम चल रहे हैं, जिस इनकलाब का आगाज़ हुआ है, उसमें हमें सम्मिलित होने का कहीं ना कहीं मौका मिला है। तो आप और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और हमें जीत हमारी होगी, ये बात याद रखना। चाहे सत्ता परिवर्तन करा के हमें हमारी मांगे पूरी करानी पड़े तो भी हम कराएंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी लड़ाई को शुरुआत करें वापस से।
अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की ओर अग्रसर है। तो आप सब लोग इसमें शामिल हों और इस आंदोलन को सफल बनाएं। इस बार सरकार के विश्वासघात के खिलाफ हम सब मिलकर जवाब देंगे और जल्द से जल्द तारीख की घोषणा की जाएगी कि इस तारीख को हम इस शहर में इस जगह इकट्ठे होंगे। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय मां कर्ण।